नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। क्या देश के मुसलमानों के लिए चुनाव बहिष्कार और सरकार से पूरी तरह से असहयोग करने का समय आ गया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि देश के लोकतंत्र में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाला मुस्लिम वर्ग 44 जुलाई को दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने वाला है। इस बैठक में 100 से अधिक मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, विभिन्न दलों के मुस्लिम सांसद इसमें शामिल होंगे, कई संगठन के लोग शामिल होंगे। बैठक में देश के अलग अलग राज्यों में मुसलमानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों पर इसमें चर्चा होगी, जिसमें बुलडोजर एक्शन भी है, यूसीसी का जिक्र भी है और उत्तराखंड में बंद हो रहे मदरसों का मुद्दा भी शामिल होगा। लेकिन बैठक का मुख्य एजेंडा यह है कि अगर सरकार मुसलमानों को इंसाफ देने में नाकाम साबित हो रही है तो क्या मुसलमानों के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन और चुनाव के बहिष्कार जैसे फैसले लेने का समय आ गया है? इसी पर करेंगे एक बड़ी बहस। लेकिन मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं और इस बहस की शुरुआत करूं उससे पहले एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। बाद में जब ये घोटाला सामने आया तो उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। मुसलमान को भी हर तरफ मारा जा रहा है और हमारी मजहबी जगहों को भी बुलडोजर से गिराया जा रहा है। आजादी के बाद से लेकर अब तक देश के हर चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं को बड़ा किंग मेकर माना गया, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अवैध मस्जिदों और मदरसों पर चलते बुलडोजर, समान नागरिक संहिता की बढ़ती आहट और उत्तराखंड में कानून की सख्तियों से मुस्लिम लीडरशिप बेहद परेशान है। इसीलिए अब मुस्लिम समाज के भीतर एक धड़ा ये गंभीर सवाल उठा रहा है कि जब हर राजनीतिक दल उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है तो फिर चुनाव में हिस्सा ही क्यों लिया जाए? संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा और ठीक इसी बीच यानी कि 24 जुलाई को राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुस्लिम पक्ष की ये बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें मस्जिदों मदरसों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई, उत्तराखंड में बंद हो रहे मदरसों का मुद्दा, अलग अलग राज्यों में लाई जा रही समान नागरिक संहिता, मॉब लिंचिंग से जुड़ा मुद्दा, चुनाव आयोग की मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी कि SIR जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक का आयोजन IMCR यानी इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स नाम के संगठन की तरफ से किया जा रहा है, जो पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब की अगुवाई वाला संगठन है। इस बैठक में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, सांसद मोहिबुल्ला नदवी, जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया अरशद मदनी, महमूद मदनी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमाते अहले हदीस, जमाते इस्लामी जैसे कई मुस्लिम संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक बैठक में अलग अलग सत्रों में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन इसमें सबसे अहम चर्चा गैर ताउन तहरीक यानी कि असहयोग आंदोलन पर होगी। बैठक में मौजूद प्रतिनिधि चर्चा के बाद ये फैसला करेंगे कि क्या वाकई मुसलमानों के लिए चुनाव बहिष्कार से लेकर सरकार से असहयोग करने तक का समय आ चुका है। इसके अलावा वर्तमान दौर में मुसलमानों के सामने आ रही समस्याओं, न्याय के रास्ते में उलझन और देश की मौजूदा परिस्थितियों पर भी मंथन होगा। 2027 में अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए फिर से एक मंच सजाने की कोशिश हो रही है। मुसलमानों का कोई भला इस मंच से नहीं होने वाला है। अगर ये मुखलिस होते, शुरू से काम करते, जमीयत काम कर रही है, जमीयत को इनके लुभावने बातों में नहीं आना चाहिए और अपना जो काम कर रही है वो करते रहना चाहिए। ऐसे में अगर मुस्लिम पक्ष सरकार के खिलाफ असहयोग या चुनाव बहिष्कार कर देता है तो सवाल खड़ा होता है कि लोकतंत्र में मुसलमानों की हिस्सेदारी का क्या होगा? मुस्लिमों के चुनाव से दूरी बनाने पर फायदा किससे होगा? क्या अपनी चुनी हुई सरकार से पूरी तरह असहयोग करना प्रैक्टिकल, व्यवहारिक होगा? महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन क्या आज के लोकतांत्रिक भारत में इस कदम से फायदा होगा या मुसलमानों के लिए यह आत्मघाती साबित होगा? क्या सरकार से असहयोग देश को नए टकराव की तरफ तो नहीं लेकर जा रहा? ये सवाल वो हैं जिस पर मुस्लिम पक्ष को सोच समझकर ही फैसला लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बड़ी बात यह है कि ये बैठक बुलाई गई है 24 जुलाई को दिल्ली में, लेकिन ये बहस हम क्यों करने जा रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं।
आज की जो बहस में सवाल है वो ये है कि क्या चुनाव का बहिष्कार मुसलमानों को मुख्य धारा से पूरी तरह काट नहीं देगा? इसके अलावा चुनी हुई सरकार से असहयोग का फॉर्मूला कितना व्यवहारिक है? साथ ही मुस्लिम वोट बैंक के हटने से राजनीतिक समीकरणों का विनर कौन होगा? क्या असहयोग का एजेंडा देश को नए सामाजिक टकराव की ओर धकेलेगा? और बहस में एक सवाल यह भी, क्या मुस्लिम लीडरशिप के पास मुद्दों को सुलझाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, इसलिए इस तरह का कदम उठाया जा रहा है? इसी के इर्द गिर्द आज हम बहस को रखेंगे और जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए उनसे हम आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब जुड़ रहे हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरे साथ अक्कू श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सैयद नाजिम अली मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा प्रोफेसर सतीश प्रकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में मेरे साथ दिनेश प्रताप सिंह और डॉक्टर आजम बेग जुड़ेंगे जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं IMCR के। लेकिन मैं पहला सवाल नाजिम अली आपसे कर रहा हूं कि साजिद रशीदी ये कह रहे हैं कि 2027 का चुनाव आ गया तो लगे राजनीति करने, उसके पहले आपको याद नहीं आई कभी? देखिए, मुसलमानों की हालत मुल्क के अंदर आप अच्छे से देख ही रहे हैं। लगातार हमारी जो इबादत गाहें हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लगातार जो हमारे साथ जो बर्ताव पूरे देश भर में हो रहा है वो देखने लायक है। तो इसको लेके अगर मुसलमान चिंता कर रहा है और अपने कोई भी जाहिर सी बात है किसी के ऊपर अगर जुल्म होगा तो वो चिंता करेगा, वो सोचेगा कि कैसे ही मैं अपनी चीजों को सही करूं। तो उसको लेकर ये तैयारी है और इस तरीके की तैयारियां आमतौर पर होनी चाहिए, तमाम लोग करते आए हैं। तो उस तरीके से समाज में बैठ के बात होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। हमारी इबादत गाहें शहीद हो रही हैं, हमारे बच्चों के फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, हमारे लोग हमारे घरों में घुस के जो है एक भीड़ आ रही है और हमारे घर में भगवा झंडा लहरा रही है, हमारे जो लीगल राइट्स हैं उसका हनन हो रहा है। कोई कुछ भी बोल रहा है, गिरफ्तार नहीं हो रहा है, हमारी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। तो अगर मुसलमान इस चीज को लेकर चुनाव से पहले चिंता कर रहा है और चुनाव के लिए ही कर रहा है, नाजिम अली ये तो बहुत खुलकर के बोल रहे हैं, किसने क्या कर लिया? देखिए, ऐसा है कि मुल्क के अंदर जब हमारे साथ जो नाइंसाफियां हुई हैं, यकीनन अब ये सोचने लायक है, अब चर्चा लायक है कि हम आपस में बैठ के एकजुट होकर ये बात करें कि हमारे मुल्क के अंदर जो सियासी अहमियत नहीं, सारे मुल्क में मुसलमानों का ठेका आपने ले लिया है, शमून काश्मी का ठेका आपने ले लिया है। बैठे तो है मेरे साथ पैनल में। बोलिए ना नाजिम अली। मेरी आवाज आ रही है सर? आप सर आ रही है, बोलिए ना। हाँ, मेरा कहना सर ये है कि देखिए जिस तरीके से पूरे देश भर में जो माहौल बना है उसको लेकर अगर हम चिंता कर रहे हैं, क्या देश भर में माहौल बना, वही तो मैं जानना चाहता हूं। मैं वही जानना चाह रहा हूं आपसे, क्या देश में माहौल बन गया? देखिए, हमारी इबादत गाहें शहीद हो रही हैं, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, बेकसूर जेलों में फंसाया जा रहा है, ना हमारे छात्र महफूज हैं, ना हमारी मस्जिदें महफूज हैं, ना हमारे मदारिस महफूज हैं। और मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कहां एनकाउंटर में कौन मार दिया गया फर्जी भाई? मैंने तो आज तक नहीं सुना। इस देश में आप बार बार कह रहे हैं इस मुल्क में मुसलमान, इस मुल्क में मुसलमान। आपको पता है कितने अधिकारी में मुसलमान है? आपको पता है कितने लोग इसमें जो पॉलिसी बन रही है उसमें मुसलमान है? सरकारी जमीन पर अगर कोई अवैध निर्माण होगा, मैं नहीं कह रहा हूं मस्जिद और मजार की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोई अवैध निर्माण होगा तो कार्रवाई नहीं होगी। आप चाहते हैं इस देश में जहां चाहिए वहां कब्जा कर लीजिए? सर हमारी हर एक चीज भारत के अंदर मुसलमानों को ही अवैध समझा जा रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इन्हें निकालो। शमून काश्मी साहब, क्या इस मुल्क में, मैं हैरान हूं इस बात से कि क्या इस देश में मुसलमानों को गलत समझा जा रहा, अवैध समझा रहा? शमून काश्मी, आप तो इनसे उम्र में ज्यादा हैं, आपको ज्यादा अनुभव है शमून काश्मी साहब। हाँ, मैं एक मौलाना अली मियां साहब एक शेर पढ़ा करते थे कि अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। 1947 के बाद से देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और बहुत पारदर्शी है, कहीं भी असंवैधानिक कार्य नहीं है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस तरह से भ्रम पैदा किया जाता है कि वहां
मदरसों पर बिल्डोजर चल गया या मज़ारों को ढा दिया, तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, वो मदरसे जो वैध नहीं थे, यानी जो वैलिड नहीं थे, और वो मज़ार जो कीमती जमीनों पर बनाए गए थे, जिसे इस्लाम मना करता है कि किसी भी ऐसी जमीन के ऊपर जिस पर आपका मालिकाना हक ना हो, वहां कोई भी धर्म स्थल नहीं बनाया जा सकता हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम की रोशनी में। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम सबको बराबर का अधिकार है। तो मैंने जैसे कहा कि हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करके उसकी जगह पर शैक्षिक प्राधिकरण बनाया। क्यों बनाया? कि ताकि मदरसों के बच्चों को आधुनिक एजुकेशन दी जाए और उन्हें मुख्य धारा की एजुकेशन से जोड़ करके इस लायक बनाया जाए कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। वो अपनी धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ नहीं शमून कासमी साहब, ये नहीं शमून कासमी साहब, ये आपका कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि आप भाषण देंगे। मेरा सवाल सिर्फ सीधा है आपसे। नाजिम अली ने 4-5 पॉइंट गिनाए, आप उसका जवाब दीजिए कि आप उससे सहमत हैं या नहीं है। आपको एक बात सुनिए, मेरी पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। देखिए, अगर एक मैसेज और पैगाम तो पहुंचने दीजिए, मैं वहीं पा रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर 1947 के बाद से मुसलमानों को मुख्यधारा की एजुकेशन से जोड़ा जाता तो ये हालात ही पैदा नहीं होते। ये यहाँ है क्या? ठेकेदारी प्रथा को फरोग दिया जा रहा है। मेरा कहने का जो तात्पर्य है, आप कृपया समझने का प्रयास करिए कि मैंने जो ये बात कही कि उत्तराखंड राज्य से इसकी पहल हुई है कि अगर मुख्य धारा से हम उन बच्चों को जोड़ेंगे तो कल आने वाले दिनों में वो अच्छे नागरिक बनेंगे, वो किसी के पीछे खड़े नहीं होंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे 3 साल का मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं कि जिन मदरसों ने आजादी में हिस्सा लिया, आज उन मदरसों में पढ़ने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं। आज उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन से क्यों काटा गया था, क्यों दूर किया गया था, जिसे हमारी सरकार ने मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं आपसे कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने उन्हें आधुनिकता से जोड़ने का मैं आपके पास आता हूं। दिनेश प्रताप सिंह जी, भाई इतना मजबूर कर दिया आपने कि ये बैठक बुलाने जा रहे हैं और चुनावी बहिष्कार तक का ऐलान इस बैठक में हो सकता है, इतना तो कम से कम अन्याय नहीं करना चाहिए था आपको। जी अंजीत जी, भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास है और वैचारिक दिवालियापन है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग बैठ के यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या इस देश के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान पर आपको विश्वास है कि नहीं विश्वास? जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, असल में अंजीत जी समस्या इस देश के आम मुसलमानों की नहीं है, समस्या इन चुनिंदा नेताओं की है जो टीवी चैनलों पर बैठकर तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार बने हुए हैं और उनको अपने वोट बैंक की चिंता है। आम मुसलमान को चिंता नहीं है। आज भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजनाएं बता दीजिए जो इनके लिए ना बनी हो। और नहीं, लेकिन ये आरोप तो लग रहा है ना सर कि मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार, ये आरोप तो लगते रहे हैं। चलिए दिनेश प्रताप सिंह के पास मैं जाऊंगा। प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कि इसमें AIMIM के लोग भी शामिल हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस से सलमान खुर्शीद साहब शामिल हो रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं, तो यह बैठक आपको लगता है कि मुसलमानों के हित में बुलाई गई या राजनीतिक हित में बुलाई गई है? नहीं, देखिए, समस्याओं का हल कहीं ना कहीं बातचीत हो सकता है, बैठक हो सकती है, कोई भी संगठन कोई भी आके बातचीत हो सकती है ना, अगर उनको लगता है कि देश में इस तरह की समस्या है। देखिए, एक छोटी सी बात कहता हूं, ताजवी साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि उत्तराखंड में उनकी सरकार है, और अगर उत्तराखंड में उनकी सरकार है तो वो चूंकि बीजेपी के कहीं ना कहीं पदाधिकारी भी होंगे तो वो सरकार की बुराई कैसे करते? मेरी बात समझ रहे ना? वो बुराई नहीं कर सकते या उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मेरा सवाल यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है जनता के द्वारा और जनता के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता से ऊपर कोई नहीं हो सकता। इस देश में 14.5% मुस्लिम आबादी है। जब यह देश आजाद हुआ था तो इस देश में 45% ग्रेजुएट कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से आते थे। आज वह 4% लोग ग्रेजुएट है पूरे देश में, उसका आंकड़ा निकाला।
अगर इन हालात में ये मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं पहुंचा है तो कहीं ना कहीं सरकारें जिम्मेदार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकारों ने अभियान नहीं चलाए या ऐसी वो क्या खामियां रही कि एक वर्ग समूह जो कहीं ना कहीं एक व्यवस्था से उसने अपने आप को अलग कर लिया। एक बात, मुद्दा यहां सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, मुद्दा यहां दलितों का भी है। दलितों के हालात भी ऐसे ही है। कल को वो भी मीटिंग करेंगे, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार होगा और सरकार तमाशा देखेगी। सरकार की पुलिस बाकायदा 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे। मुद्दा कुछ और है, मुद्दा कुछ और है, आप कहीं और ले जा रहे हैं सतीश प्रकाश जी, मगर ठीक है, आपका अपना बोलने का अंदाज है, आप अच्छा बोलते हैं, कोई बात नहीं। मगर मैं ये जानना चाह रहा हूं सतीश प्रकाश जी, मैं एक रिपोर्ट अभी देख रहा था इस प्रोग्राम से पहले जल्दी में, तो पता चला सर आपने कहा कि 14.5% मुसलमान है, मगर उच्च शिक्षा में 4.6% योगदान है। तो साहब इसलिए बैठक क्यों नहीं होती कि उनकी शिक्षा बेहतर हो? इसलिए ही बैठक क्यों होती कि मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है साहब, ये हो रहा है, वो हो रहा है? मैं वही आपके उसी सवाल के ऊपर आ रहा था। देखिए, अगर ये हालात मुस्लिम समाज के सामने पैदा हुए हैं तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग समझ हो। देखिए, एक छोटी सी बात कहता हूं, किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कब जिंदा, जब लोगों का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं से खत्म हो जाए, उस देश के हालात बहुत बढ़िया नहीं होते। सरकारें तो आती रहती है, जाती रहती है। सर मैं आता हूं सतीश प्रकाश जी, वही काम करती है। अगर मुस्लिम, मैं अंकुश श्रीवास्तव सर आपसे एक बात जानना चाहता हूं। देखिए, कोई इस लोकतंत्र में कोई बैठक बुला सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जब उसमें राजनीतिक लोग शामिल होते हैं तब सवाल उठता है। और सवाल तब भी उठता है जब 14 साल की उम्र में एक मुस्लिम बच्चा स्कूल छोड़ देता है। यह एक औसत है। 4.6% ही उच्च शिक्षा में भागीदारी है मुस्लिम बच्चों का, और यह रिपोर्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की है। तो सवाल तो उठेंगे ना सर? देखिए, सवाल होने चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ ना ही सार्वजनिक मंचों पे और ना ही टीवी की बहसों में कभी ये होता है कि ये स्थितियाँ क्यों हुई हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एक साहब बोल रहे हैं कि साहब अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए साहब मुसलमानों को गोली मारी जा रही है। एक आदमी बताइए, भरत तिवारी का नाम भरत खान तो था नहीं जी। भरत तिवारी जो मारा गया वो बिहार में, उसका नाम भरत खान तो नहीं था, मारा तो वो गया। या और लोग भी होंगे, जाति हो सकती है और होती रही है और आगे भी होगी। वो कोई एक फुल प्रूफ फार्मूला नहीं होता है जाति रोकने के लिए। या एक बार भी आज तक 60 साल के, मतलब आज 12 साल 13 साल का इनका इतिहास है, इसके पहले ले लीजिए आप, 60-62 साल में कितनी बैठकें हुई हैं इस बात को लेकर के कि मुसलमान समाज को क्यों नहीं उसके बराबर के हिस्से में उसके पढ़ाई के लिए काम किया गया, क्यों नहीं उसके रोजगार के लिए हिस्सा दिया गया, क्यों सिर्फ वोट की राजनीति के तहत काम हुआ। एक आप बड़ी बैठक मुझे बता दीजिए। आज कह रहे हैं कि नहीं साहब बैठक होनी चाहिए और इस बैठक के लिए हम बहिष्कार की बात कर सकते हैं। ये आप किसको चेतावनी दे रहे हैं बैठक? अगर आप ये नेता जितने बैठने को जा रहे हैं, ये जाएंगे ही करेंगे, अपनी भड़ास निकालेंगे और उसके बाद बहिष्कार के नाम पर वही एक आदमी बोलेगा जिसकी अब कोई आवाज़ ना उसकी पार्टी में है ना बाकी पार्टियों में। यह आवाज़ 70 साल 75 साल से ऊपर वाले नेता जो सुप्रीम कोर्ट में वकील रह चुके हों या इधर उधर में रहेंगे, जिनकी अब कहीं नहीं सुनी जा रही, वो बात करेंगे। ये बात अखिलेश यादव भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपनी सरकार की या सत्ता की जो भोगिता है वो उनको लेनी है, अपने साथ में काम करना है। तो ये एक सिर्फ राजनीतिक बवंडर खड़ा करने की बात है। ये सही है कि इस देश में अभी भी बड़े लेवल पे काम नहीं हो पा रहे हैं जो सर्व समाजी हों, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबके लिए वो ज़्यादा बड़ा इन्वॉल्वमेंट जब आप करेंगे तब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, नहीं तो सिर्फ ऐसे ही हवाबाजी ये सब करते रहेंगे। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ सर। मेरे साथ डॉक्टर आजम बेग जुड़ गए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं IMCR के, इसलिए क्योंकि यही बैठक का आयोजन करने जा रही IMCR। तो मैं डॉक्टर आजम बेग से सवाल करूं उससे पहले राजिम साहब, आपने सुन लिया होगा आकू जी को, बता दीजिए कितनी बैठकें हुई इसके पहले? जी नाजिम साहब बोलिए, कितनी बैठकें हुई इसके पहले मुसलमानों के हित के लिए? अच्छा।
अच्छा नहीं बोल रहे हैं। सतीश प्रकाश जी आप ही बता दीजिए, मुझे लगता है कि आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे शिवराज सिंह। देखिए आपको जी सुनिए अगर कोई भी पार्टी हो, देखो पॉलिटिकल लोग राजनीति ही करेंगे, मेरी बात को समझिए। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के अंदर सोशल मूवमेंट उस तरीके से नहीं चलाया गया, जागरूकता वहां नहीं चलाई गई। ये जिम्मेदारी मुस्लिम समाज के साथ साथ सरकारों की भी रही है। सरकारों ने उनकी हिस्सेदारी को मारा है। आप सुनिए, पॉलिटिकल बात बताता हूं आपको। इस देश में अगर मुसलमान ज्यादा मार रहे हैं ना सर सतीश प्रकाश जी, इनके जो रहनुमा बनते हैं, सरकार छोड़ दीजिए, इनके जो रहनुमा है वही तो ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, वो पॉलिटिकल बहिष्कार की जो बात, इस देश में 92 सीटें ऐसी हैं कि जहां मुसलमान को वोट दे दे तो 92 सांसद मुसलमान खुद तय कर सकता है, उसे किसी की वोट की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है इस देश में। आप कितने मुस्लिम सांसद की बात करके आप चाहते क्या? नहीं एक मिनट लोकतंत्र में अगर आप इस तरीके की बात करना चाहते हैं तो आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं कि आप मुसलमान को दे दे, हिंदू को दे दे, हत्यारे को वोट दे दे, गुंडा गुंडे को दे दे? आप चाहते क्या करना? ये सिस्टम लागू करना चाहते हैं क्या? मुसलमान को वोट देना तो हत्यारा हो जाएगा, हिंदू को वोट नहीं देगा। उत्तर प्रदेश में चलिए आजम बेग साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, आईएमसीआर के जनरल सेक्रेटरी। आजम साहब मैं माफ करिए, मैं कई बार आने की मैंने कोशिश की, आपका फ्रेम चला गया। आजम बेग साहब, ये तो जो बैठक आप करने जा रहे हैं ये मुसलमानों के हित के लिए या अपने राजनीतिक फायदे के लिए? दरअसल राजनीतिक मुद्दों पर जब बहस होती है और चैनल जब अपनी बात कहना शुरू करते हैं तो वही मुद्दे डिसाइड कर लेते हैं। मीटिंग में कौन आएगा ये भी वही तय कर लेते हैं। तो आपसे पूछ के तय मीटिंग में क्या डिस्कशन होगा ये भी वही तय कर लेते हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि पहले से कुछ चीजें एज्यूम कर ली गई हैं कि हमको ये चैनल पर चलाना है। ये चीजें मैं समझता हूं लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही नहीं है। आईएमसीआर सिर्फ इतना करने जा रही है कि मुल्क में इस वक्त जितने हम ख्याल लोग हैं, जो लोग सेकुलर लोकतांत्रिक ढांचे पर ये विश्वास रखते हैं, इंसाफ पसंद है, अमन पसंद है, मुल्क में कुछ काम कर रहे हैं मुल्क की तरक्की के लिए और माइनॉरिटीज के और विशेषकर मुसलमानों के उत्थान के लिए। ये सोचा गया कि इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, जिसमें इस वक्त सब लोगों को एक तरह से साइड करके और एक खास सत्ता का नशा सब पर तारी हो चुका है और हमारी बदनामी के स्वर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के को एक तरह से ये कह करके कि यहाँ माइनॉरिटीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा। क्या ऐसा है? अगर है तो क्या किया जा सकता है? इसके लिए हमने मुल्क की तमाम पार्टीज को, तमाम सेकुलर लोगों को, तमाम मुस्लिम तंजीमों को एक जगह बिठाने का हम काम कर रहे हैं सिर्फ, और यह तय करने जा रहे हैं कि हम आइंदा सालों में शिक्षा पर क्या कर सकते हैं, सियासत पर क्या कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आपने शिक्षा की बात की आजम बेग साहब। दिनेश प्रताप जी, आप ही की वजह से तो बैठक हो रही है, वरना ये बैठक ही नहीं होती साहब। नहीं बिल्कुल रंजीत जी, मैं यही कह रहा हूं कि जब इनको अवसर मिला था, जब इनकी स्थिति अभी कोई यहाँ बता रहे थे चैनल पर कि आज मुसलमानों की स्थिति ये हो गई है। जब इस देश में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक दल का शासन था तो आपने एक बैठक की थी जो आपको इस हालात में ला दिए। असल मकसद क्या है? आज मोदी और योगी के राज में इनकी दुकानें बंद हो रही हैं और ऐसा नहीं है कि मैंने आपके बीच में बोला नहीं, सुनिए ना, अरे सुन लीजिए एक साहब, जरा सुन लीजिए। अगर आप कान से सुन लेंगे तो मुझसे अच्छा जवाब दे पाएंगे। मैं आपको सुन रहा था ना, जब आप बोल रहे थे मैं आपके बीच में बोल रहा था। क्या मैं आपके बीच में बोल रहा था? अभी सुन लीजिए ना, मैंने कहा तब नहीं। आज इनकी दुकानें नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बंद हो गई है। आज यहाँ मुसलमान जागरूक हो गया है। अभी कोई कह रहा था कि 90 सीट पर एक मुसलमान को वोट देंगे तो जीत जाएंगे। आज जो मुसलमान को वोट नहीं दे रहा है, आज जो मुसलमान विकास को वोट दे रहा है। चलिए सर, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोकना पड़ रहा, समय इतना ही था। दिनेश प्रताप सिंह जी, डॉक्टर आजम बेग साहब, मुफ्ती शमन काश्मीर, याकूब श्रीवास्तव जी, सैयद नाजिम अली, प्रोफेसर सतीश प्रकाश, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।